हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंक अप 360 में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत का एक और नया टॉपिक जो है महाजनपद और मगध। और परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर लगता है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हम चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था उसके कालखंड के बारे में और उससे होने वाले समाज में परिवर्तन क्या क्या हुए थे। तो वैदिक सभ्यता का कालखंड अगर हम देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। और इससे हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन आए थे। हमने अपने समाज में महिलाओं की स्थिति जो पहले सम्माननीय थी उस स्थिति को दयनीय होते हुए देखा। जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले कर्म के आधार पर थी, उसे जन्म के आधार पर होते हुए देखा। और उसके बाद हमने देखा लोहे के विकास को। लोहे के विकास से क्या हुआ, कृषि जो है वो थोड़ी विकसित हुई और मनुष्य ने जो है वृक्ष काटने शुरू किए। और वृक्ष काट के जो है जमीन उनके पास बड़ी हो गई, तो सभ्यता का विस्तार हुआ। सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, जो छोटे छोटे कबीले थे वो एक साथ आए और उन्होंने जनपदों का निर्माण करना शुरू किया। और यही जनपद जब और ज्यादा बड़े हो गए तो क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। ठीक है। और ऐसे ही 16 महाजनपदों का वर्णन जो है हमारे इतिहास में मिलता है हमको। ठीक है। तो आज इन 16 महाजनपदों के बारे में ही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सबसे पहले इनके साक्ष्य के बारे में कि हमको 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो इतिहास में कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले आता है आपका अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारे पास भगवती सूत्र, जो एक जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया है। और तीसरा आता है आपके पास अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें 22 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि अंगुत्तर निकाय जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है, या बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, या जैन धर्म से रिलेटेड कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है कि महाजनपदों में शासन प्रणाली कैसी थी। अब महाजनपद थे, लोग थे, तो शासन जो है वो भी था। तो शासन जो था वो कैसा होता था, वो एक तो राजतंत्र होता है और एक गणतंत्र, यानी कि दो तरीके से शासन प्रणाली वहां चलती थी, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार दो प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जैसा कि इसके नाम से ही उल्लेखित है कि यहाँ राजा अध्यक्ष होता था, और गणतंत्र में गण या संघ के द्वारा जो है वो फैसले लिए जाते थे या शासन किया जाता था। तो 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद तो ऐसे थे जिनमें राजतंत्र था, किंतु दो जो ऐसे महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र था वो थे वज्जी और मल्ल। ठीक है। वज्जी और मल्ल जो थे उसमें गणतंत्र था, और बाकी बचे हुए 14 जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्र था। इसके अलावा जो है महाजनपदों की और भी विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे बड़ा महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। ठीक है। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन मगध से पहले कौन सा था, मगध से पहले काशी जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो एक मतलब ऐसे दिमाग में रखेंगे कि मगध से पहले कौन सबसे शक्तिशाली था, तो काशी था। इसके बाद जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 महाजनपद जो है वो आज के वर्तमान यूपी में स्थित हैं। ठीक है। जो पहले महाजनपद थे 16, उनमें से जो 8 महाजनपद हैं वो आज की यूपी की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 14 जो महाजनपद थे उनमें आपका राजतंत्र था, और 16 में से 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें आपका गणतंत्र था। ठीक है। गणतंत्र था। इसके अलावा 2 ऐसे महाजनपद थे जिनकी सीमाएं आज के भारत यानी वर्तमान भारत के बाहर है, मतलब जो वर्तमान भारत की सीमाओं के बाहर पड़ते हैं वो कौन है, एक तो है गांधार और एक है आपका कंबोज। ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपको कि वर्तमान भारत की सीमाओं के बाहर पड़ने वाले 2 महाजनपद कौन कौन से हैं, गांधार और कंबोज। अब देख लेते हैं कि महाजनपद जो ये काल चल रहा था इसमें भाषा कौन सी थी। तो भाषा इसमें जो इस्तेमाल की जाती थी वो थी आपकी प्राकृत भाषा। ठीक है। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था
और वैदिक सभ्यता काल में वैदिक सभ्यता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद। तो अब मगध के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। मगध का वर्णन जो है सबसे पहले किसमें किया है? अथर्ववेद में किया है। यानी कि सबसे पहले हमको मगध का वर्णन जो मिलता है वो किसमें मिलता है? वो अथर्ववेद में मिलता है। और इसके संस्थापक सबसे पहले माने जाते हैं बृहदत्त। ठीक है, पुराणों में ये कहा गया है कि बृहदत्त जो है वो मगध के सबसे पहले संस्थापक थे। मगध पर राज्य करने के लिए बहुत सारे वंश हुए। बहुत सारे वंशों ने जो है मगध पर राज किया, जिनमें हर्यंक वंश जो कि बौद्ध धर्म समर्थक थे, शिशुनाग वंश, नंद वंश जो कि जैन धर्म समर्थक थे, और मौर्य वंश। ठीक है, ये कुछ वंश हैं जिन्होंने मगध के ऊपर जो है शासन किया था। और काफी सारे प्रतापी राजा जो हैं मगध को इन्होंने दिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके हर्यंक वंश में। ठीक है, ये बौद्ध धर्म समर्थक थे। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार जो है इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था श्रोणिक। ठीक है, इनको श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी रणनीति क्या थी? अपने शासन को विस्तार करने की, अपने राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने विवाह संबंधों का सहारा लिया था। यानी कि दूसरे राज्यों के राजा की पुत्री या बहन के साथ इन्होंने विवाह किया और अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, सबसे पहले महाकौशल जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, उनसे इन्होंने विवाह किया। दूसरी चेलेना जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनसे इन्होंने विवाह किया। और तीसरे नंबर पर आती हैं क्षेमा जो कि मद्र कुल की राजधानी थी, उनके साथ इन्होंने विवाह किया। तो इन्होंने विवाह संबंधों का सहारा लेकर अपने राज्य का विस्तार करा। ठीक है, दूसरा इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है, राजगृह। और इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद इन्होंने जो है जैन धर्म अपना लिया था। इसके बाद आए आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो एक पितृहंता पुत्र कहलाए। पितृहंता पुत्र क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी और सिंहासन पर इन्होंने कब्जा किया था। इनका उपनाम जो है वो कुणिक है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कुणिक उपनाम जो है वो किसका है, या अजातशत्रु का उपनाम क्या था, बिंबिसार का उपनाम क्या था। तो इस तरीके से आपको उपनाम भी जो है वो याद रखने हैं। इनकी माता चेलना थी। चेलना जो लिच्छवी की राजकुमारी थी वो इनकी माता थी। इन्होंने वज्जी और मल्ल जो गणराज्य थे उनके साथ युद्ध किया था। इनके काल में होने वाली महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इनके काल में प्रथम बौद्ध संगति जो है उसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। तो ये 3 प्रश्न जो है यहाँ से बन जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरे जो शासक आए वो आए उदायीन। हर्यंक वंश के तीसरे शासक उदायीन। उदायीन भी एक पितृहंता पुत्र थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने भी अपने पिता की हत्या करी थी और पिता की हत्या के पश्चात इन्होंने शासन जो है संभाला था। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इन्होंने अपने शासनकाल में ये काम किया था कि इन्होंने जो राजधानी राजगृह थी उसको ट्रांसफर करके कहाँ पहुंचा दिया था? उन्होंने ट्रांसफर करके पहुंचा दिया था पाटलिपुत्र। ठीक है, अंतिम शासक जो थे वो नागदशक थे। इनकी हत्या शिशुनाग द्वारा करा दी गई थी। और शिशुनाग द्वारा हत्या कराने के बाद शिशुनाग ने ही अगले वंश की स्थापना की जो था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है कहाँ पहुंचाई? उन्होंने अपनी राजधानी पहुंचाई वैशाली। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली पहुंचाई। पहले राजगृह थी, फिर कहाँ पहुंची? पाटलिपुत्र पहुंची। अब कहाँ पहुंच गई है? वैशाली पहुंच गई है। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। इनकी उपलब्धि क्या थी? कि इन्होंने अवंती राज्य से युद्ध किया और इसमें क्या था? अपने अवंती राज्य को मगध में मिला दिया था। यानी कि अवंती राज्य तक इन्होंने मगध का विस्तार कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश में अगले शासक आते हैं आपके कालाशोक, जिनका उपनाम है काकवर्ण। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी दोबारा से कहाँ पहुंचाई? पाटलिपुत्र पहुंचाई। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पहुंचाई? पाटलिपुत्र पहुंचाई। और इनके शासनकाल में सबसे मुख्य जो घटना हुई वो क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जो है वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है पहली बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। याद रखना ये हमको। दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी हुई थी कालाशोक के
काला अशोक के शासनकाल में। कब हुई थी? तो 383 BC में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। इस वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? महानंदिन थे। अगला वंश आता है आपका नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे। ठीक है, महापद्मानंद। उनका उपनाम क्या है? उग्रसेन भी है। इनको एकराट, सर्वछत्रांतक और भार्गव की उपाधि से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उस समय कलिंग पर विजय प्राप्त करना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी उपाधि माना जाता था। इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पाणिनि, जो है इनके मित्र थे, यानी कि इनके समकालीन थे। समकालीन मतलब इनके साथ के ही थे, तो इनके मित्र थे पाणिनि। पाणिनि ने, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक लिखी थी। अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक लिखी थी। अगला नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक जो थे वो थे धनानंद। धनानंद धनानंद का ग्रीक नाम क्या था? अग्रमीज। अग्रमीज के नाम से उनको जाना जाता था। ये सिकंदर महान के समकालीन थे और जैन मत के पोषक थे, यानी कि जैन मत को मानने वाले थे। इनके प्रमुख आमत्य, आमत्य मतलब जो मिनिस्टर होते हैं कोर्ट में, वो कौन थे? शक्ताल थे और स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो इनके में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि इनका उपनाम क्या था? अग्रमीज था। और जो ये किसके समकालीन थे? ये अलेक्जेंडर के समकालीन थे। ठीक है, समय रेखा देख लेते हैं एक बार मगध की। तो मगध की समय रेखा क्या समय रेखा इस तरीके से शुरू होती है कि पौराणिक जो नींव रखी थी वो जरासंध ने रखी थी, बृहदत्त। ठीक है, उनको जरासंध इनके बाद आए थे। इसके बाद सबसे पहले हर्यंक वंश की स्थापना हुई, जिसके स्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। उसके बाद अजातशत्रु आए थे और उदयीन। ठीक है, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिता की हत्या के बाद जो है शासन ग्रहण किया था। फिर आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग और कालाशोक जो है प्रमुख शासक रहे थे इस वंश के। नंद वंश, और नंद वंश के प्रमुख शासक पद्मानंद और धनानंद रहे थे। इस वंश के बाद जो है मौर्य वंश जो है यहाँ पर आया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अब देख लेते हैं मगध की सफलता के कारण कि क्यों मगध जो है इतना शक्तिशाली बना। ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र की अवैध भौगोलिक सुरक्षा। अगर हम बात करें इसकी दोनों राजधानियों की, पहली राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, दोनों ही राजधानियों की अगर हम बात करते हैं तो राजगृह जो है वो पहाड़ियों की 5 पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच में घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच में घिरा हुआ था। और पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो है सोन और गंगा जो नदी है, सोन और गंगा नदी से घिरा हुआ था, यानी कि ये भी एक तरीके से जल दुर्ग था। जल दुर्ग जिसको भेदना आसान नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अभेद थी। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, लोहे की खदानें। जो लोहे की खदानें थी वो इसकी राजधानी, राजगृह जो थी इसकी राजधानी, उससे ज्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या इनको बेनिफिट होता था? तो ये अलग अलग तरीके के हथियार या अलग अलग तरीके के लोहे के जो औजार थे उनको बनाने की कुशलता थी इनके पास। ठीक है, अगला था सैन्य शक्ति, हाथियों का प्रयोग। सैन्य शक्ति की बात करें तो जहां भारतीय राज्यों में घोड़े और रथ का प्रयोग किया जाता था, वहीं मगध जो है पहला ऐसा राज्य बना जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ इस मगध में जो है प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी शासक हुए। ठीक है, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, बहुत साहसी और महत्वाकांक्षी जो है राजा थे। तो ये कारण भी था मगध के सबसे शक्तिशाली होने का। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को इधर ही रोकते हैं। आपको इस टॉपिक को जाके एक बार प्रैक्टिस करना है। इसके प्रश्न हम लेकर आएंगे और इसके बाद का टॉपिक होगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश जो है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहना आप। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना, और जो क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, और उसके बाद आप सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।